बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर की हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, उसके डेफिनेशन, फार्मिंग, नॉन फार्मिंग, फिर उन्होंने सब सेक्टर की बात की थी, मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़। इसके बाद हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकनॉमिक डेवलपमेंट या इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकनॉमिक कंडीशंस या इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा बेटा, एक तो ये है कि आप लेक्चर ज़रूर लें क्योंकि इस बेस पे आपका एडमिशन जाएगा। आप अगर लेक्चर नहीं लेंगे तो ये आपके लिए नुकसान है, और ये फिर बाद में आप ना कहना कि अगर आपका एडमिशन रोक लिया गया या और कोई आपके लिए प्रॉब्लम होगा, तो आप लेक्चर ज़रूर लिया करें, जिसमें इतनी काविश है, सब लोग मिल के ये कर रहे हैं सारा कुछ कॉलेज के लिए, कॉलेज वाले आपके लिए। हम लोग लेक्चर रिकॉर्ड कराते हैं, फिर एडिटिंग होती है, इसको आपके लिए तैयार किया जाता है। आप घर में महफूज हैं, अल्लाह अपने अमान में रखे, और साथ साथ आप ये लेक्चर भी ज़रूर लें, जो कि बाद में आपके एडमिशन भेजने के टाइम ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अच्छा बेटा, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसकी रिमेनिंग बातें जो हैं वो हम बातें करेंगे। उसमें पिछले में हमने बात की थी सप्लाई ऑफ फूड, यानी कि खुराक का ज़रिया है, ये हम बात की हमने। उसके बाद लीडिंग सेक्टर है, सबसे बड़ा मेजर सेक्टर है ये पाकिस्तान की इकॉनमी का, या पाकिस्तान की सेक्टर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसमें सबसे ज़्यादा है, और हमने कहा था 42% लेबर फोर्स इसी से आता है, और हमारा तकरीबन मोस्टली पॉपुलेशन जो है ना रूरल एरिया में रहती है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से अंगेज्ड है। आज हम डिटेल से बात करेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंक्रीज इन डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के इजाफा और उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कैसे इजाफा होता है, ये दोनों इंटरलिंक है डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारा जितना भी रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का वो एग्रीकल्चर से आता है। एग्रीकल्चर अगर कोलैप्स करता है, डैमेज होता है, डिस्टर्ब होता है, तो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी डिस्टर्ब होता है, उससे हमारे बेतहाशा प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इंडस्ट्री जब हमारी कोलैप्स करती है, इंडस्ट्री हमारी डिस्टर्ब होती है रॉ मटेरियल की वजह से, तो एम्प्लॉयमेंट हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा नीचे आ जाता है। पहली बात तो ये कि रॉ मटेरियल देता है इंडस्ट्री सेक्टर को, और साथ ही हम अब बात करेंगे एक्टिव और डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो लोगों की, फार्मर्स की परचेजिंग पावर बढ़ाता है। हम इसके पहली बात तो इंडस्ट्री सेक्टर की बात मैंने की। अब दूसरे लेवल पे अगर हम बात करें कि इससे क्या होता है, फार्मर की जब परचेजिंग पावर में इजाफा होता है तो वो साथ ही उसके डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स से मुराद ये है कि वो जब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो अशिया ख़रीदेंगे, उसमें कपड़ा है, जूता है, बाकी चीज़ें हैं जो जब वो ख़रीदेंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो इंडस्ट्री चलेगी, इंडस्ट्री चलेगी तो रोज़गार में इजाफा होगा और फॉरेन एक्सचेंज में भी इजाफा होगा। साथ ही मैंने बताया कि रॉ मटेरियल जो है ना, टोटल रॉ मटेरियल हमारा इंडस्ट्री का ये एग्रीकल्चर से अटैच है, और साथ ही अगर मैं यूँ कहूँ जो इनपुट है हमारा, फर्टिलाइज़र है, ट्रैक्टर है, उसकी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर के प्रमोशन से ही चलती है। अगर एग्रीकल्चर बेहतर होगा तो पेस्टिसाइड्स, खाद की इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट होगी, ट्रैक्टर की, हार्वेस्टर की, थ्रेशर की, वो इंडस्ट्री भी चलेगी। तो लिहाजा ये बेस बनती है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की एग्रीकल्चर सेक्टर। साथ ही मैंने कहा डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जो मैंने कहा जो चीज़ें बनती है वो पैदा होंगी। साथ ही हमने बात की थी इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल जो इनपुट्स हैं, मसलन फर्टिलाइज़र है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बिल्डोज़र, और जितनी भी मशीनरी है, हाई वैरायटी सीड और उसमें स्प्रे वगैरह, इसमें इजाफा होता है। तो ये हमारे इकनॉमिक स्टेबिलिटी और इकनॉमिक ग्रोथ में इजाफे का बायस बनता है। सो इंडस्ट्रियल सेक्टर गेट प्रोग्रेस ड्यू टू एग्री सेक्टर ग्रोथ, यानी जो ही एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ग्रोथ करता है, ग्रो करता है, प्रोग्रेस करता है या प्रॉस्पेरस होता है या उसमें खुशहाली आती है, तो साथ ही उससे लिंक्ड जो है इंडस्ट्री सेक्टर हमारा प्रमोट होता है और उसमें भी तरक्की होती है और खुशहाली होती है। लिहाजा कहने का मतलब ये हुआ कि ये बड़ा मेजर पार्ट अदा करती है एग्रीकल्चर सेक्टर इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। उसके बाद बेटा हमारा दूसरा अगला पॉइंट है वो है चीप लेबर।
हमने कहा था जितना भी हमारा लेबर फोर्स है वो रूरल एरिया या मेजॉरिटी जो हमारा वर्क फोर्स या जो लोग एम्प्लॉयमेंट वाले लोग या रोज़गार जिनकी मुहैया की जाती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मैंने कहा था एग्रीकल्चर से अटैच है। जो एग्रीकल्चर से अटैच है वो तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल दे देते हैं। उसके अलावा जो हमारा इंडस्ट्री को या कमर्शियल एरिया को या मैं यूँ कहूँ आपको अर्बन एरिया में जितने भी हमारे अपना एम्प्लॉयमेंट के लेवल हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड चीप लेबर टू अर्बन, कमर्शियल एंड इंडस्ट्री सेक्टर। हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी इदारे हैं, उनमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो रूरल एरिया से काम करने आते हैं, लिहाजा हमारा 42% प्रोवाइड करता है लेबर फोर्स एग्रीकल्चर, और वो भी चीप। चीप का मतलब ये है कि उनको ज़्यादा पैसे डिमांड नहीं करते, नॉर्मल रेट पे वो रोज़गार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे पुअर बारगेनिंग पावर जो है वो लेबर की होती है। तो लेबर जो है ना वो उसमें उसकी कॉस्ट कम होती है, लिहाजा वो अपनी सैलरी भी कम होती है, लिहाजा। और वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, रूरल एरिया से आता है, जो कि इंडस्ट्री, कमर्शियल और अर्बन एरिया में, शहरी इलाकों में आता है, जो रोज़गार वही मुहैया करते हैं। उसके साथ ही अगर बात की जाए, ड्यू टू चीप लेबर इन इंडस्ट्री कॉस्ट डिक्रीज़ होगी। जब कॉस्ट डिक्रीज़ होगी तो आप खुद देखते होंगे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि लेबर सस्ता होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज़, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाएगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी तो दो बातें होंगी, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे बातें हो जाएंगी। माइक्रो लेवल पे एक घर का रोज़गार चलेगा और साथ ही फॉरेन एक्सचेंज, मैक्रो लेवल पे मुल्की लेवल की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी। तो इससे क्या होगा कि चीप लेबर जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आया, उसे ये सारी बातें हुई कि कॉस्ट कम, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा, फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा, और उसकी रोज़गार भी उसे हासिल होता है, और उसका अपना लिव स्टैंडर्ड भी अप होता है और बेहतर होता है। उसकी ज़ाती तौर पे एक फ़र्द की एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी में इजाफा होता है, क्योंकि उसकी इनकम में इजाफा होता है। साथ ही अगर हम चीप लेबर की बात करें तो देन इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी रूरल एरियाज़ और रूरल पीपल की, देहाती लोगों की। जब इनकम इंक्रीज़ होगी, जब उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, तो उनका ज़ाहिर है उनकी लेवल ऑफ लिविंग भी अप हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। उनका गुज़र-औक़ात अच्छी तरह से वो गुजर कर सकेंगे, और साथ ही उनकी माइग्रेशन फ्राम रूरल टू अर्बन एरियाज़ कम हो जाएगी। यानी कि जो शहरों पे प्रेशर है आबादी का, देहाती इलाकों जो लोग आते हैं, माइग्रेट करते हैं, उनका भी लेवल जो है माइग्रेशन का रेशियो जो वो कम हो जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा कि शहरों में प्रेशर नहीं होगा। शहरों में प्रेशर है, उसका है ट्रैफिक है, दूसरा सैनिटरी का है, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, तो शहरों में इसका प्रेशर कम होगा। तो ये भी एक बड़ा बेहतर इकनॉमिक रोल अदा करता है एग्रीकल्चर सेक्टर के, चीप लेबर प्रोवाइड करता है तमाम सेक्टर्स को। उसके बाद है बेटा हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, बैरूनी ज़र मुबादला कमाने का ज़रिया एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर अर्न 60% ऑफ टोटल फॉरेन एक्सचेंज। 60% फॉरेन एक्सचेंज हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है, और वो जब फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा होता है तो हम फिर क्या करते हैं, उसी से परचेज़ करते हैं मशीनरी, टेक्नोलॉजी ख़रीदते हैं। और टेक्नोलॉजी में फिर जब मशीनरी ख़रीदते हैं तो उससे हमारी जब मशीनरी से चीज़ें बनती हैं तो तेज़ बनती हैं, क्विक बनती हैं, ज़्यादा और ज़्यादा मिकदार में चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्री लेवल की। तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ती है, और एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाता है और इजाफा हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारा बैरूनी ज़र मुबादला कितना बढ़ता है और किस अंदाज से बढ़ता है। मैंने कहा 60% तो ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज देता है, मगर साथ ही उसमें इंडस्ट्री सेक्टर भी प्रमोट कर जाता है जब एग्रीकल्चर में पैसा आता है। तो साथ ही पाकिस्तान रॉ मटेरियल और प्राइमरी गुड्स यानी फिनिश्ड गुड और फाइनल गुड्स नहीं एक्सपोर्ट करता। मसलन उसमें हम कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं, पोटैटोज़ एक्सपोर्ट करते हैं, प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, ना कि फाइनल गुड्स या प्रोडक्ट या कोई मसनूआत हम एक्सपोर्ट नहीं करते। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज अच्छा होगा, हमारी इंडस्ट्री प्रमोट करेगी, तो हम चीज़ें बना के भेजेंगे उससे। लेट्स सपोज शुड एक्सपोर्ट एग्रो बेस्ड फाइनल गुड्स। एग्रो बेस्ड फाइनल गुड्स में जैसे क्लॉथ, कपड़ा जो है, कपड़ा बना के भेजें, ना कि हम
धागा या कॉटन भेजें, उससे हमें रेट बड़ा कम मिलता है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी में इजाफा नहीं होता। जब हम चीज़ें बना के भेजेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बैरूनी ज़र मुबादला हमारा ज़्यादा होगा और उससे डायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर तो प्रमोट करेगा ही करेगा, साथ ही हमारी इंडस्ट्री और हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट भी बेहतर हो जाएगी। ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज इम्पोर्ट मशीनरी, जब हम फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज में इजाफा होगा तो हम इंपोर्ट मशीनरी करेंगे विच हेल्प टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि डोमेस्टिक हमारी ज़ाती घरेलू मसनूआत बनाने का बायस बनेगी, और विच हेल्प टू इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स टू इंक्रीज़ द इम्पोर्ट, यानी जो बैरून वाले से हम चीज़ें जब मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, उसका सब्सटीट्यूट अपने मुल्क में ही बनाएंगे। अपने मुल्क में जब बनेगा तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज ज़ाय नहीं होगा, बच जाएगा, और यानी जो पैसा हम चीज़ों को इंपोर्ट करने पर लगाते थे तो वो चीज़ें हम अपने मुल्क में बनाएंगे, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज में बेहतरी आएगी और इजाफा होगा। उसके बाद आ जाता है बेटा कैपिटल अकामुलेशन, तश्कील सरमाया। पहली बात तो देखें आप, सरमाया को बनाता है। आपने कहा सरमाया जितना रोटेट करेंगे उतना ही पैसा बनता चला जाएगा, और कैपिटल अकामुलेशन का मतलब ये हुआ एन अदर कंट्रीब्यूशन व्हेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज, फी एकड़ पैदावार इंक्रीज इनकम ऑफ रूरल पीपल, दे स्टार्ट बिजनेस। जब उनका पैसा उनके पास ज़्यादा होगा तो बिज़नेस करेंगे, टनल फार्मिंग होगी, फ़िश फार्म बनाएंगे, कैटल फार्म बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा सरमाया मज़ीद बढ़ेगा, और साथ ही इससे हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी प्रमोट कर जाएगा, और हमारी जो ज़रूरियात हैं, हमारी फूड की, मिल्क की है, गोश्त की जो ज़रूरियात हैं, लेदर की जो है, वो सारी जो हमारी इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, लेदर की इंडस्ट्री में, या मैंने कहा कॉटन इंडस्ट्री में जो इनपुट हम यूज़ करते हैं वो सारा इसी से मिलेगा, और इस तरह हमारा कैपिटल अकामुलेशन या फॉर्मेशन, तश्कील सरमाया मज़ीद बढ़ेगा, और जब सरमाया बढ़ेगा तो उससे ज़ाहिर आप जानते हैं कि उससे रोज़गार में इजाफ़ा होगा, प्रोडक्शन में इजाफ़ा होगा, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज में इजाफ़ा होगा। तो लिहाजा कैपिटल अकामुलेशन भी एक मेजर किरदार अदा करता है एग्रीकल्चर के रेफरेंस से इकनॉमिक डेवलपमेंट में, और वो दे पे द वाटर रेट्स, लैंड रेवेन्यू एंड टैक्स। जब उनके पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो गवर्नमेंट को पे करेंगे मालिया, आबियाना, और जो हम पिछले लेक्चर में बात की थी इनकम टैक्स जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो भी अदा करेंगे अगर उनके पास पैसा होगा। तो लिहाजा ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और मेजर किरदार अदा करता है किसी भी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट में। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ एग्रीकल्चर की प्रमोशन में, रूरल एरिया तो प्रमोट करता ही करता है, उससे डायरेक्टली इफेक्ट होता है हमारा अर्बन एरियाज़, और हमारे जितनी भी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है वो प्रमोट करती है, उससे हमारी लिविंग स्टैंडर्ड अप होता है। और मैंने पहले कहा था जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एग्रो बेस्ड हैं, तो एग्रीकल्चर से हम प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तरफ मूव करेंगे, इंडस्ट्री तरफ मूव करेंगे, तो हमारी बेहतरी होगी और मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। जी बेटा, मैंने कहा कि ये सारे ही जो हमने बातें की अभी इस लेक्चर में, क्या कहा हमने, सप्लाई ऑफ फूड पिछले में, लीडिंग सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये हेडिंग करके आप लिखेंगे, हेडिंग बना के लिखेंगे तो उसमें नंबर बेहतर आ सकते हैं, और बेहतर उसमें अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी मार्क्स गेन करने की। चीप लेबर है, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, और कैपिटल अकामुलेशन है। ये बेटा आप याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके याद करें और ये लॉन्ग भी याद करें, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और अपना ख्याल रखें, और मैंने पहले कहा है कि लेक्चर ज़रूर लिया करें आप, इसमें आपकी अटेंडेंस का प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाएगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।